बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 104 बुक का टॉपिक है सेट्स एंड लॉजिक्स। इसका मॉड्यूल नंबर 27 और 28 इस लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम कवर करेंगे इन अ ईजी वे। बिल्कुल ईजी वे में इंशाल्लाह ताला आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे। थ्योरम है एक थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ईजी वे में आपको डिलीवर करें। लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि जो यूट्यूब पे इसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को जो है स्किप किया गया और थ्योरम जो है वो प्रूव नहीं करवाए गए। ये सब्जेक्ट जो है वो थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसी हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है वो करनी है। अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू है तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें। कोई मसला परेशानी है तो कमेंट हमें कर सकते हैं। तो इसमें थ्योरम नंबर 1 है। लेक्चर का स्टार्ट जो है वो कहता है कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एस। सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट एस पर। देन द क्वोशंट सेट एस बाई आर इज़ द पार्टीशन ऑफ एस। तो जो क्वोशंट सेट जिसको हम एस बाई आर पढ़ते रहे हैं वो हो क्या होगा, वो एक पार्टीशन होगी सेट एस की। ठीक है, तो ये थ्योरम की वन साइड है। कन्वर्सली जो हम बात करते हैं तो कन्वर्सली अगर बात करें तो सपोज पी इज़ इक्वल टू ए आई। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पार्टीशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पी इज़ इक्वल टू ए आई, तो आई की वैल्यूज़ हम चेंज करते जाते हैं, तो हमारा जो A1 A2 A3 इस तरह करके पार्टीशंस के जो आगे सबसेट्स होते हैं वो बनते जाते हैं। इज़ अ पार्टीशन ऑफ अ सेट एस। तो हमने सपोज किया कि जो P इज़ इक्वल टू ए आई जो है वो पार्टीशन है सेट एस की। देन देयर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन टिल्डा ऑन एस। तो यहाँ पे हमें एक इक्विवेलेंस रिलेशन टिल्डा मिलेगा एस पर, सच दैट एस ओवर टिल्डा ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस इज़ द सेम एज पार्टीशन P इज़ इक्वल टू ए आई। तो हमें इस तरह इक्विवेलेंस रिलेशन टिल्डा ऑन एस इस तरह मिलेगा कि एस ओवर टिल्डा जो है वो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी। किस तरह की क्लासेस होंगी? सेम एज जिस तरह के हमारी पार्टीशन P इज़ इक्वल टू ए आई होगा। तो चलिए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। फॉर द फर्स्ट पार्ट वी वांट टू प्रूव, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हम 3 चीज़ें अगर प्रूव कर देंगे तो हमारी जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। क्या क्या वो चीज़ें हैं? फर्स्ट है कि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एस वी हैव ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए equivalence class is equal to B equivalence class if and only if A, B ordered pair belongs to R। ठीक है, R यहाँ पे क्या है? एक equivalence relation है। if A की equivalence class is not equal to B equivalence class then A equivalence class and B equivalence class are disjoint। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ ऑफ 1। ठीक है, सिंस आर इज़ रिफ्लेक्सिव, मैंने आपको बताया था कि जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो जब आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो वो रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो ए कोमा ए जो है वो आर रिलेशन में बिलोंग करेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एस, हर ए जो एस को बिलोंग करता है उसके लिए हमें रिफ्लेक्सिविटी की वजह से ए कोमा ए जो है वो भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। एंड देयरफॉर, तो जब ये वाला जो है इस तरह का हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिल जाता है तो हम बोल देते हैं कि ये जो ए है, जो ए सेट है, जो ए एलिमेंट है वो कहाँ पे बिलोंग करता है? वो ए की इक्विवेलेंस क्लास में भी बिलोंग कर जाता है अगर हमें इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर कोई मिल जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट प्रूफ ऑफ 2 है। सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हमने ये चीज़ लेट कर दी, सपोज कर ली कि जो ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन आर को बिलोंग करता है। वी वांट टू शो ए इक्विवेलेंस क्लास इज़ इक्वल टू बी इक्विवेलेंस क्लास। हम ये चीज़ शो करना चाहते हैं कि ए की इक्विवेलेंस क्लास किसके बराबर है? बी के इक्विवेलेंस क्लास। हम एक एलिमेंट लेते हैं बी के इक्विवेलेंस क्लास से जिसको हमने एक्स बोला है कि एक्स जो है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है? बी के इक्विवेलेंस क्लास के। तो जब एक्स जो है वो बी के इक्विवेलेंस क्लास में बिलोंग करता है तो हमने इक्विवेलेंस क्लास की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें कैसे एक्स होते थे? उसमें इस तरह के एलिमेंट्स होते थे इक्विवेलेंस क्लास में कि बी कोमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशंस। ठीक है, जब हम इक्विवेलेंस क्लास से रिलेशंस की बात करते हैं तो फिर इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर जाता है कि अगर एलिमेंट एक्स जो है वो इक्विवेलेंस क्लास बी से जो है वो बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम रिलेशन की बात करें तो बी कोमा एक्स जो है वो रिलेशन से जो है वो बिलोंग कर जाएगा। बट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, हमने ये चीज़ ऊपर सपोज की थी कि ए कोमा बी जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? आर से। तो इन दो ऑर्डर्ड पेयर्स पर अगर आप ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी लगाएं, ट्रांजिटिविटी ऑफ रिलेशन की प्रॉपर्टी लगाएं, तो देखें बी जो है वो एक्स से बिलोंग कर रहा है
या आप कह सकते हैं एक्स जो है वो बी जो है वो एक्स से बिलोंग कर रहा है और ए जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है। देखें ये जो दोनों सेम होती हैं ना चीज़ें वो ख़त्म हो जाती हैं और ए कोमा एक्स जो है, ए और एक्स जो है इसका एक ऑर्डर पेयर बन जाता है ट्रांजिटिविटी की वजह से। ये देखें बी, इन दोनों को जब आप ट्रांजिटिव करेंगे ना इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को, तो ये बी ख़त्म हो जाएगा और ए कोमा एक्स जो है वो आर को बिलोंग कर जाएगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन हम देखते हैं तो इसको हमने यहाँ पे जब बोला था कि x बिलोंग्स टू बी था और इसको हमने b कोमा एक्स लिख दिया था। अब देखें कि हमारे पास सेम इसी तरह की सिचुएशन बन गई है यहाँ वाली, लेकिन एक जगह पे क्या है b है, तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने लिखा था कि x b की इक्विवेलेंस क्लास में आ गया। तो यहाँ पे a जो है कोमा x है, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो कहाँ से बिलोंग कर गया, a की इक्विवेलेंस क्लास से, इस सॉर्टेड पेयर की वजह से। जिस तरह हमने x बिलोंग्स टू b बोला था फिर हमने ये चीज़ लिख दी थी इस वजह से। तो अब देखें कि ये चीज़ आ गई थी यहाँ पे हमारे पास, इसकी वजह से हमने ये चीज़ लिख दी। नेक्स्ट है कि हमारे पास हैंस हमने देखेंगे एलिमेंट लिया था बी की इक्विवेलेंस क्लास से और उसको शो कर दिया ए की इक्विवेलेंस क्लास से। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये है कि जो बी की इक्विवेलेंस क्लास है वो सबसेट है ए का। तो जब हम किसी चीज़ को बराबर प्रूव करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि अगर बी जो है वो ए का सबसेट है तो ए जो है वो बी का भी सबसेट होना चाहिए। तो फिर हम बोल देंगे कि ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो एक चीज़ हमने प्रूव कर दिया कि बी जो है वो ए का सबसेट है, तो हम अब प्रूव करेंगे कि ए जो है वो बी का भी सबसेट है। तो फिर हम बोल देंगे जो चीज़ हमने शो करनी है कि ए इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू किसके है, बी इक्विवेलेंस क्लास। अब हम लेट करते हैं कि एक एलिमेंट एक्स जो है वो हमने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए से ले लिया। तो जब इस तरह का एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास से लेते हैं तो जब हम उसको रिलेशन में लेके जाते हैं तो उसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। तो फिर क्या होता है कि जो जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास होती है वो पहले लिखते हैं और एलिमेंट को बाद में लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने एक्स बिलोंग्स टू बी बोला था तो बी इक्विवेलेंस क्लास, तो बी को पहले लिख दिया, एक्स को बाद में लिख दिया। इसी तरह अब हमने ये भी ऊपर सपोज किया था कि ए कोमा बी भी बिलोंग कर रहा है आर को, सो बी कोमा ए बी बिलोंग कर रहा है आर को। तो देखें जब हमने ये चीज़ लेट की थी कि ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से बी कोमा ए जो है वो भी आर को बिलोंग करेगा, क्योंकि आर जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और वो सिमेट्रिक भी है। तो देखें हमने बी कोमा ए जो है वो भी बिलोंग करवा दिया आर को। अब ये वाला और ये वाला ऑर्डर पेयर, इन पर आपने यहाँ पे ट्रांजिटिविटी लॉ लगाना है। तो ट्रांजिटिविटी लॉ लगाया तो ए और ए कैंसिल हो गया, पीछे सिर्फ क्या बच गया, एक्स यहाँ से और बी। तो बी एक्स कहाँ पे बिलोंग कर गया, आर में बिलोंग कर गया। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम बोल देते हैं कि एक्स जो है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, बी की इक्विवेलेंस क्लास से। क्योंकि देखें ये सेम चीज़ें जिस तरह हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसको हमने क्या कर दिया फिर इक्विवेलेंस क्लास में लिख दिया। सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने एक एलिमेंट ए से लिया इक्विवेलेंस क्लास के और बी में उसको शो करवा दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इक्विवेलेंस क्लास जो है वो सबसेट है किसका, बी की इक्विवेलेंस क्लास का। तो ये एक पार्ट हम पहले प्रूव कर चुके थे कि बी जो इक्विवेलेंस क्लास है वो ए की इक्विवेलेंस क्लास का सबसेट है। अब हमने ये दूसरा भी कर दिया, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम बोल देंगे कि ए की इक्विवेलेंस क्लास किसके बराबर है, बी की इक्विवेलेंस क्लास के। ऑन द अदर हैंड इफ़ ए इक्विवेलेंस क्लास इज इक्वल टू बी इक्विवेलेंस क्लास, देन तो देखेंगे देन क्या होगा कि बी जो था हमने कहाँ से लिया था, बी हमने बोला था कि बी की इक्विवेलेंस क्लास से है और बी किसके बराबर है, बी तो ए की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है। तो देखें बी जो है हमने बी की इक्विवेलेंस क्लास से लिया था और बी की इक्विवेलेंस क्लास ए की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है। तो ये बी जो है वो ए की इक्विवेलेंस क्लास में चला गया। तो इसका मतलब ये है कि बी बिलोंग्स टू कहाँ से हो गया, ए की इक्विवेलेंस क्लास के। तो यहाँ से हम बोल देते हैं कि ए कोमा बी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने ये चीज़ फिर लिखी है कि क्योंकि देखें कि ये जब ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो ए पहले आता है, बी पहले बाद में आता है। तो देखें जब इक्विवेलेंस क्लास से ऑर्डर पेयर में जाते हैं तो फिर ए इक्विवेलेंस क्लास वाला एलिमेंट पहले आता है, बी आपने बाद में लिख के बिलोंग्स टू आर रिलेशन में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रूफ ऑफ थर्ड। इफ़ ए इक्विवेलेंस क्लास इज इंटरसेक्शन बी इक्विवेलेंस क्लास जो है वो खाली सेट नहीं है। ठीक है, वो खाली सेट नहीं है। तो ये उसी सूरत में हमारे पास पॉसिबल है कि अगर ये चीज़ दोनों जो हैं वो डिसजॉइंट हों। ठीक है, बाई कॉन्ट्रापोजिटिव देन एक्स बिलोंग्स टू, अगर जो है वो एक्स बिलोंग कर रहा है इन दोनों के इंटरसेक्शन से तो एक्स जो है वो ए की इक्विवेलेंस क्लास में भी आएगा और एक्स जो है बी की इक्विवेलेंस क्लास में भी आएगा। कोई भी एलिमेंट अगर दो सेट्स के इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों में बिलोंग कर रहा है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हम ए की इक्विवेलेंस क्लास की वजह से इसको ए कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर लिख दिया दरमियान में एंड, और इसको बी कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर की वजह से। तो देखें ए एक्स बिलोंग्स टू आर और एक्स बी बिलोंग्स टू आर, ये बी एक्स को हमने
सिमेट्रिक होने की वजह से एक्स बी लिख दिया। तो देखें अब यहाँ पे ट्रांसटिविटी अप्लाई करें, ट्रांसटिविटी अप्लाई की तो ये ए कोमा बी जो है वो आर को बिलोंग कर गया, ठीक है। फॉर द सेकंड पार्ट लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस एंड डिफाइंड ए टिल्डा बी इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेम सेल ए के इन पार्टीशन पी। तो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि ए कोमा बी जो है वो सेट एस से लेंगे और इस तरह उनको डिफाइन करेंगे कि ए जो है वो क्या होगा, ए टिल्डा बी जो है इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेम सेल ए के। तो हम बोलेंगे कि ए इज़ सिमेट्रिक टू ए इक्विवेलेंट बी इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू, अगर ए और बी दोनों सेम सेल ए के को किसी ए को जो है वो कर जाते हैं, बिलोंग कर जाते हैं। वी नीड टू शो दैट टिल्डा इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। तो यहाँ पे जो टिल्डा है हम उसको शो करवाएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसटिव भी है। अब यही हमारा यहाँ पे सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू रह गया कि हमने इसको ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव शो करवाना है। और ए और बी हमने कहाँ से लिया है, सेट एस से लिया है और सेट एस की हमने क्या की हुई है, पार्टीशन की हुई है और उसका कोई सेल ए के है जहाँ से हमें ए और बी जो है वो बिलोंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखें फर्स्ट हम लेते हैं एक एलिमेंट ए जो है वो एस से, सिंस पी इज़ अ पार्टीशन, क्योंकि पी जो है वो पार्टीशन है, देयर एग्जिस्ट सम ए के इन पी सच दैट। तो देखें जब हमने पार्टीशन की तो पार्टीशन में क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं। तो जब हम एस की पार्टीशन कर चुके हैं और एस का कोई एलिमेंट लेंगे तो वो किसी ना किसी पार्टीशन ए के से बिलोंग करेगा ना किसी वो सबसेट से ही बिलोंग करेगा जिसकी हमने पार्टीशन, जिसको हमने सेट एस को पार्टीशन में छोटे छोटे सबसेट्स में किया है। तो कोई अगर एलिमेंट एस का लेंगे वो किसी ना किसी सबसेट को ही बिलोंग करेगा जिसको हमने ए के बोल दिया है। तो हर जो सेट होता है, हर एलिमेंट जो है किसी भी सेल का वो अपने आप के जो है वो रिफ्लेक्सिव होता है, अपने आप के वो इक्विवेलेंट होता है। तो देखें यहाँ से हमने ए लिया था तो ए जो है वो इक्विवेलेंट है ए के, तो सिग्मा जो है टिल्डा जो है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हमने शो कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए के। अगर दो एलिमेंट्स किसी सेल ए के को बिलोंग कर रहे हैं तो बी कोमा ए जो है, यानी कि बी सिर्फ उनकी आप तरतीब बदल दें, बी को पहले और ए को पहले, वो भी ए के से ही बिलोंग करेंगे। तो ये सिमेट्रिक भी शो हो गया। सपोज के ए टिल्डा बी एंड बी टिल्डा सी, हमने ये सपोज किया कि बी ए टिल्डा बी एंड बी टिल्डा सी, देन ए बी बिलोंग्स टू ए आई एंड बी सी बिलोंग्स टू ए जे। तो ये जो ए बी एलिमेंट्स थे वो किसी सेल ए आई से बिलोंग कर रहे थे और बी सी जो थे वो ए जे से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है, हमने ये चीज़ सपोज कर ली। देयरफॉर बी बिलोंग्स टू ए आई इंटरसेक्शन ए जे। तो देखें कि यहाँ पे जो ए आई इंटरसेक्शन ए जे से है वहाँ पे एक बी बिलोंग कर गया। सिंस पी इज़ अ पार्टीशन ए आई इज इक्वल टू ए जे, तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब जो है वो बी जो है वो इन दोनों में से बिलोंग कर जाए, ठीक है, इन दोनों में से बिलोंग कर जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने बोला था कि जो ए आई और ए जे का इंटरसेक्शन होता है तो वो क्या होना चाहिए, खाली सेट होना चाहिए, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट बी आ गया, तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि ए आई और ए जे दोनों बराबर हैं और उनका इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ए कोमा सी जो है वो बिलोंग कर गया ए आई से, चाहे ए आई आप कह लें चाहे ए जे कह लें, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि जो ए कोमा सी, जो ए और सी एलिमेंट्स हैं वो ए आई या ए जे भी आप बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हमने ये चीज़ बोल दी, सो ए इज़ इक्विवेलेंट टू सी, ठीक है। तो देखें हमने ट्रांसटिविटी भी यहाँ पे प्रूव कर दी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना इस सब्जेक्ट का शुरू करने जा रहे हैं जो कि फंक्शंस है। फंक्शंस क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको ईजी वे में बता दूँ कि फंक्शन एक जस्ट लाइक मशीन होती है। मशीन में आप कोई इनपुट डालते हैं, वो उस पर प्रोसेस करती है और आपको एक आउटपुट दे देती है। तो फंक्शन भी इसी तरह है कि आपने एक इनपुट डालनी है, वो उस पर प्रोसेस करेगी, जिस चीज़ का फंक्शन होगा वो उस पर उसी किस्म का जो है वो प्रोसेस करेगी, तो आपको एक आउटपुट मिल जाएगी। इस चीज़ को फंक्शन कहते हैं। और दूसरा इसमें दो जो हैं वो कंडीशंस होती हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि सपोज दैट टू ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक सेट ए है और उसका एलिमेंट आपने ए लिया है, सेट ए का एलिमेंट आपने क्या लिया ए, वही असाइन अ यूनिक एलिमेंट ऑफ ए सेट बी। तो आपने क्या किया, दूसरा एक सेट बी है और आपने उस ए एलिमेंट को एक यूनिक एलिमेंट सेट बी का दे दिया, असाइन कर दिया। द कलेक्शन ऑफ सच असाइनमेंट्स इज़ कॉल्ड अ फंक्शन। तो ऐसी तमाम असाइनमेंट जो आप हर एक एलिमेंट को हर
ए के एलिमेंट को आप क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई बी का कोई यूनिक एलिमेंट असाइन कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, फंक्शन बोल देते हैं फ्रॉम ए से बी। क्योंकि ए के एलिमेंट्स लेकर हम बी के एलिमेंट्स के साथ उसको मैप कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या होगा, ए से लेकर बी तक होगा। द सेट ए इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन एंड द सेट बी इज कॉल्ड टारगेट सेट। तो सेट ए जो है उसको हम डोमेन कहेंगे फंक्शन की, और सेट बी जो होगा वो टारगेट सेट कहलाता है। तो देखेंगे ये हमारे पास एक सेट ए है जिसमें ए बी सी डी है, और ये देखें एक सेट बी है जिसमें 1 2 3 है। तो देखें सेट ए का ए एलिमेंट 1 के साथ, बी का 2 के साथ, सी फिर 2 के साथ, डी जो है वो 3 के साथ। तो इसका मैं एक आपको देसी तरीका बता देता हूँ कि जो फंक्शन है उसको आपने इस तरह समझना है कि ये जो सेट होता है ना, ये जो सेट है वो क्या है कि ये होता है बेटों का सेट और ये होता है बाप का सेट। ठीक है, ये जो है सेट ए जो है वो बेटों का सेट है, तो और ये जो है वो किसका सेट है, बाप का सेट है। तो देखें कि जो दो बेटे हैं ना, दो बेटे हैं, वो ये कह सकते हैं कि हमारा एक बाप है। जिस तरह के ये देखें बी और सी, फर्ज करें कि दो बेटे हैं, एक बेटा बी है और एक बेटा सी है, तो ये दोनों कह सकते हैं कि हमारा एक बाप है। लेकिन दो बाप जो हैं, यहाँ से दो एलिमेंट्स जो हैं इस तरफ एक के साथ नहीं मिल सकते। आपने याद रखना है कि इस सेट से दो एलिमेंट्स इसके एक एलिमेंट के साथ नहीं कभी भी मिल सकते। इसके दो एलिमेंट्स इसके एक एलिमेंट के साथ मिल सकते हैं, और इसके दो एलिमेंट्स कभी भी इसके एक एलिमेंट के साथ नहीं मिल सकते। तो आपने याद रखना है कि ये जो ए सेट है ये बेटों का सेट होता है, ये जो है वो बाप का सेट होता है। तो दो बेटे तो कह सकते हैं कि हमारा एक बाप है, लेकिन दो बाप इस तरफ से दो जो बाप हैं वो नहीं कह सकते कि हमारा एक बेटा है। और दूसरी बात, दूसरी कंडीशन ये है कि इस तरफ से कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। तो देखें ये बेटों का जब सेट है तो कोई भी बेटा ऐसा नहीं कभी भी बोल सकता कि मेरा कोई बाप है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसका हर एलिमेंट जो है वो इस तरफ किसी ना किसी एलिमेंट से अटैच होना चाहिए, यानी कि हर बेटे का कोई ना कोई बाप होना चाहिए। इस तरफ कोई ना कोई खाली अगर सेट खाली एलिमेंट रह जाए जिसके साथ कोई एलिमेंट मैच ना करे, कोई मसला नहीं, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कोई बाप तो कह सकता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, लेकिन कोई बेटा ये नहीं, इधर से कोई नहीं कह सकता कि मेरा कोई बाप नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन की एक देसी सी मिसाल सी आप समझ सकते हैं। इट इज़ नोटेड बाई फंक्शन फ्राम ए टू बी। ये ए सेट से बी तक एक फंक्शन है। तो अगर आप ए का एलिमेंट लें स्मॉल ए, तो जब आप उस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो जो फंक्शन अप्लाई करने के बाद वो एलिमेंट जो है वो सेट बी में बिलोंग कर जाता है। ठीक है, यानी ए का आप एलिमेंट लेते हैं, उस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं, फिर वो सेट बी में चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह देखें कि जब आपने ए एलिमेंट लिया, उस पर फंक्शन अप्लाई किया, तो आपको क्या मिला 1। बी पे आपने फंक्शन अप्लाई किया तो आपको क्या मिला 2। सी पे आपने फंक्शन अप्लाई किया तो फंक्शन के नतीजे में आपको 2 मिला। डी पे आपने फंक्शन अप्लाई किया तो आपको 3 मिल गया। तो देखें इस सेट की जो डोमेन है वो ए बी सी डी है, यानी कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स डोमेन में आ गए। और रेंज में आपने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो मैप हो रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट फ़र्ज़ करें यहाँ पे कोई 5 था लास्ट पे, यहाँ पे अगर कोई 5 लास्ट पे कोई एलिमेंट बच जाता है तो फिर वो रेंज में नहीं आएगा। आपने रेंज में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस सेट के, वो एलिमेंट जो मैप हुए हैं, जिनके साथ कोई ना कोई फंक्शन का एलिमेंट मैप हुआ है। ठीक है, तो देखें इसके तमाम एलिमेंट्स 1 2 3 मैप हुए हैं, तो इसकी रेंज 1 2 3 आ गई। ठीक है, तो याद रखना है कि रेंज जो है वो हमेशा सेट बी का सबसेट होती है, या तो उसके बराबर भी हो सकती है या उससे छोटी, यानी उसका सबसेट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये रेंज और डोमेन का। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिकल फार्मूला। देखें एक फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स को हम लेट कर लेते हैं कि ये y के बराबर है। अक्सर जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स को हम किसके बराबर लेट करते हैं, y के बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखें जब हम इसमें 1 डालते हैं तो हमें 1 मिलता है। x की जगह पे आपने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखें 1 की जगह पे, x की जगह पे 1 डाला तो 1 मिला, 2 डाला तो 2 स्क्वायर 4 मिला, 3 डाला तो 9 मिल गया। हेयर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे देखें आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि x को आप डोमेन की कोई भी वैल्यू x में डाल सकते हैं। और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे ये y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। यानी देखें ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो x में जब आप 2 डाल रहे हैं तो y 4 आ रहा है, 3 डाल रहे हैं तो y 9 आ रहा है। तो देखें जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी इस पे ये x जो है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो x पे डिपेंड कर रहा है। जब आप x को चेंज कर रहे हैं तो y भी साथ चेंज हो रहा है।
नेक्स्ट एक रिमार्क्स है कि सपोज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ ए डैश इज अ सबसेट ऑफ ए देन एफ ऑफ ए डैश इज इक्वल टू सेट ऑफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश। ठीक है, तो ए डैश जो है वो हमेशा सबसेट होगा ए का, मीन्स ए डैश इज इक्वल टू ए कोमा बी और एफ ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 2 गिव सम आइडिया अबाउट इनवर्स फंक्शन। तो ये चीज़ हमारे पास इनवर्स फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया देती है, वो हम नेक्स्ट आगे जाके पढ़ेंगे कि लेट ए सेट ये है, बी सेट ये है, डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एस, यानी ए पे आपने फंक्शन अप्लाई किया तो हमें एस मिल गया, बी पे अप्लाई किया तो हमें यू मिल गया, सी पे अप्लाई किया तो हमें आर मिल गया, डी पे अप्लाई किया तो एस। ये मैंने यहाँ पे इसकी एरो डायग्राम भी बना दिया है। ए जो है वो एस पे मैप हो गया, सी जो है वो आर पे, बी यू पे, डी जो है वो दोबारा एस पे मैप हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जब आप उसमें कोई एलिमेंट डालते हैं तो वो उस एलिमेंट को उसी पे मैप कर देता है। तो देखें ये आइडेंटिटी फंक्शन को आई ए से रिप्रेजेंट करते हैं इनटू ए। तो आपने देखें जब इसमें ए डाला तो इसने आंसर आपको क्या दे दिया, ए ही दे दिया। आप इसमें कोई भी इनपुट डालें तो इनपुट जो है, जो आपने इनपुट डाली है वो उसी इनपुट को ही आउटपुट दे देता है। जिस तरह के अगर आपने फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन में 2 डाला है तो वो आपको आंसर के तौर पर क्या दे देगा, वो 2 दे देगा। ठीक है, उसकी इमेज भी 2 दे देगा। ठीक है, तो ये जो सेट होता है इसको इमेज बोलते हैं, इमेजेस का सेट। ये वाला बी को इमेजेस का सेट भी बोलते हैं बाद बुक्स में। ठीक है, इमेजेस का सेट, और इसको बोलते हैं प्री इमेजेस। ये वाला सेट जो होता है प्री इमेजेस। ठीक है, ये इमेजेस का सेट और ये प्री इमेजेस का सेट। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।